नमस्ते। अब प्रस्तुत है भारत की खोज का 7वां ही हिस्सा, किंतु उसका आधा मैंने कल पढ़ा, पिछले अध्याय में पढ़ा था, अब आधा आज पढ़ूंगी। अब मैंने अपनी कुदाल अलग रख दी है और लेखनी उठा ली है। इस समय जो कुछ लिखूं उसकी संभवतया वही दुर्गति हो जो मेरी देहरादून बंदीगृह की अधूरी पांडुलिपि की हुई थी। वर्तमान समय के बारे में जब तक कि काम में लग कर उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लिख सकता। यह तो वर्तमान समय में काम करने की आवश्यकता है जो उसे सजीव ढंग से हमारे सामने लाती है। तब फिर उसके बारे में मैं सहज में और सुगमता के साथ लिख सकता हूँ। बंदीगृह में रहते हुए यह समय कुछ धुंधला सा परछाई जैसा लगता है। उसे दृढ़ता से पकड़ नहीं सकता, उसका ठीक अनुभव नहीं कर पाता। सही अर्थों में वह मेरे लिए वर्तमान समय नहीं रह जाता और उसे हम बीते हुए समय जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें बीते हुए समय की गतिहीनता और मूर्तिमत्ता नहीं है। न मेरे लिए यह संभव ही है कि मैं ईशदूत का पहनावा पहनूं और भविष्य के बारे में लिखूं। मेरा मस्तिष्क कभी कभी भविष्य के बारे में सोचता है और उसका पर्दा फाड़ने की और उसे अपनी चाहत के कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है, किंतु ये सब व्यर्थ की कल्पनाएं हैं और भविष्य अनिश्चित और अनजान बना रहता है, तथा कोई नहीं कह सकता कि वह फिर हमारी आशाओं पर पानी न फेर देगा और व्यक्ति के सपनों को झुठला न देगा। अब अतीत रह जाता है, किंतु बीती हुई घटनाओं के बारे में मैं शास्त्रीय ढंग से इतिहासकार या विद्वान की भांति नहीं लिख सकता। न मुझ में इसकी योग्यता है, न मेरे पास इसके लिए साधन है, न ऐसी शिक्षा मिली है और न इस प्रकार के काम में लगने को इस समय मन चाहता है। बीता हुआ समय मुझ पर भारी पड़ता है, या जब कभी उसका वर्तमान समय से लगाव हुआ तो मुझ में तत्परता पैदा करता है और इस वर्तमान समय का एक भाग बन जाता है। यदि ऐसा न हो तो वह एक ठंडी, बंजर, निर्जीव और अरुचिकर वस्तु है। उसके बारे में मैं केवल उस दशा में लिख सकता हूँ जैसा मैंने पहले भी किया है, जबकि उसका अपने वर्तमान कामों और विचारों से संबंध उत्पन्न करा सकूं, और उस समय इतिहास लिखने का काम बीते समय के बोझ से कुछ आराम दिलाता है। मैं समझता हूँ कि मनोविश्लेषण का यह भी एक ढंग है, और अंतर इतना है कि यह व्यक्ति पर लागू न किया जाकर किसी जाति या मनुष्य मात्र पर लागू किया जाता है। बीते समय का, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों का ही बोझ एक दबा देने वाला और कभी कभी दम घुटाने वाला बोझ है, विशेषकर हम लोगों में से उनके लिए जो ऐसी प्राचीन सभ्यता में पले हैं जैसे चीन या भारत। जैसा कि नीत्शे ने कहा है, न केवल शताब्दियों का ज्ञान अपितु शताब्दियों का पागलपन भी हम में फूट निकलता है। उत्तराधिकारी होना अनिष्टकर है। मेरा उत्तराधिकार क्या है? मैं किस वस्तु का उत्तराधिकारी हूँ? उस सब का जिसे मनुष्य ने दसियों हजार वर्षों में प्राप्त किया है, उस सब का जिस पर उसने विचार किया, जिसका उसने अनुभव किया, या जिसे उसने सहा है, या जिसमें उसने सुख पाया है। उसकी विजय की घोषणाओं का और उसकी पराजयों की तीखी वेदना का, व्यक्ति के उस अचरज भरे जीवन का जो इतने पहले आरंभ हुआ और अब भी चल रहा है, जो हमें अपनी ओर संकेत करके बुला रहा है और जो करके बुला रहा है, इन सब के अपितु इनमें से भी अधिक के सभी मनुष्यों के साझे में हम उत्तराधिकारी हैं। किंतु हम भारतीयों का एक विशेष उत्तराधिकारी या दायित्व है। वह ऐसा नहीं है कि दूसरे उससे वंचित हों, क्योंकि सभी उत्तराधिकारी किसी एक जाति के न होकर सारी मनुष्य जाति का होता है। फिर भी वह ऐसा है जो हम पर लागू है, जो हमारे मांस और रक्त में, हड्डियों में समाया हुआ है, और जो कुछ हम हैं या हो सकेंगे उसमें उसका हाथ है। यह विशेष उत्तराधिकार क्या है और इसका वर्तमान समय से क्या लगाव है, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से विचार करता रहा हूँ और इसी के बारे में लिखना चाहूँगा। यद्यपि विषय इतना जटिल और कठिन है कि मैं उससे डर जाता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं केवल उसकी सतह को छू सकता हूँ, उसके साथ न्याय नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रयत्न में लगकर मैं संभवतया अपने साथ न्याय कर सकूं और वह इस प्रकार की अपने विचारों को सुलझा सकूं और उसे विचार और काम आने वाले पड़ावों के लिए तैयार कर सकूं।
इस विषय को देखने का मेरा ढंग आवश्यक रूप से प्रायः एक व्यक्तिगत ढंग होगा, अर्थात किस प्रकार विचार मेरे मस्तिष्क में उपजा, क्या रूपरेखा बनाई जाए, किस प्रकार उसने मुझ पर प्रभाव डाला और किस प्रकार उसने मेरे काम को प्रभावित किया। कुछ ऐसे अनुभवों का वर्णन करना आवश्यक होगा जो बिल्कुल व्यक्तिगत हैं और जिनका संबंध इस लेख के विस्तृत भागों से होगा, अपितु जो ऐसे हैं जिनका मुझ पर रंग पड़ा है और जिन्होंने इस सारे प्रश्न पर जो मेरा रुझान है उस पर प्रभाव डाला। देशों यदि हमारे व्यक्तिगत संपर्क रहे हैं तो ये उन बातों में से ही है। यदि हम किसी देश में लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते तो हम प्रायः उनके बारे में और भी अनुचित धारणा बना लेते हैं और उन्हें अपने से सर्वथा अलग और अपरिचित समझने लगते हैं। जहाँ तक अपने देश का संबंध है, हमारे व्यक्तिगत संपर्क अनगिनत हैं और ऐसे संपर्कों के माध्यम से हमारे सामने अपने देशवासियों के बहुत से अलग अलग चित्र आते हैं या एक मिश्रित चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है। इस प्रकार अपने मस्तिष्क की चित्रशाला को हमने चित्रों से भरा है। उनमें से कुछ चित्र स्पष्ट, सजीव और ऐसे हैं जो मानो ऊपर से मेरी ओर झांक रहे हों और जीवन के ऊंचे उद्देश्यों को स्मरण कराते हों। फिर भी ये बहुत प्राचीन सी बातें किसी पढ़ी हुई कहानी जैसी लगती हैं और अनेक दूसरे चित्र भी हैं जिनके आसपास पुराने दिनों के साथ के और मित्रता के स्मरण जुड़े हुए हैं जो जीवन में मिठास उत्पन्न करते हैं। और फिर जनता के अनेक चित्र हैं, भारत के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के, जिनकी एक भीड़ लगी हुई है और जो सभी मेरी ओर देख रहे हैं, तथा मैं इस बात को समझने की चेष्टा में हूँ कि उन अनेक आँखों के पीछे क्या है। मैं इस कहानी का आरंभ एक ऐसे अध्याय से करूँगा जो बिल्कुल व्यक्तिगत है, क्योंकि यह मेरी उस समय की मनोस्थिति को बताती है जो मेरे आत्मचरित्र मेरी कहानी के अंत में दिए गए समय से बाद की है। किंतु मैं एक दूसरी आत्मकथा लिखने नहीं बैठा हूँ, यद्यपि अंदेशा मुझे इस बात का है कि इस वर्णन में व्यक्तिगत अंश प्रायः रहेंगे। विश्वव्यापी युद्ध चल रहा है। यहाँ अहमदनगर के दुर्ग में बैठा हुआ बंधन की विवशता के कारण मैं ऐसे समय में व्यर्थ हूँ जबकि एक भयानक तत्परता सारे विश्व को जला रही है। मैं कभी कभी इस व्यर्थता से ऊब जाता हूँ और उन बड़ी बातों और बहादुरी के बारे में सोचता हूँ जो मेरे मस्तिष्क में बहुत दिनों से भर रही है। मैं इस युद्ध को एक अलग प्रकार से देखने का प्रयास करता हूँ, इस प्रकार जैसे कोई प्राकृतिक आपदा को, किसी दैवीय दुर्घटना को, बड़े भूकंप या बाढ़ को देखता है। स्पष्ट है कि मैं स्वयं को बहुत अधिक चोट या क्रोध या उद्विग्नता से बचाना चाहूँ तो इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। और भीषण विनाश करने वाली प्रकृति की इस विभीषिका में मेरे अपने कष्ट तुच्छ बन जाते हैं। मुझे गांधी जी के वे शब्द स्मरण हैं जो उन्होंने 8 अगस्त 1942 की भविष्य सूचक शाम को कहे थे। विश्व की आंखें यद्यपि आज रक्त से लाल हैं, फिर भी हमें विश्व का सामना शांत और निर्मल आँखों से करना चाहिए। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो अध्याय होगा वो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।